अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हजारवी और आप देख रहे हैं एएच टीवी। आज हमने हसन रऊफ आवान साहब से गुजारिश की तो हमारे साथ बातचीत करें। वो दुनिया भर में अमन के हवाले से काम करते हैं, नौजवान आदमी हैं। मैं उनके काम देखता हूं, बड़ी खुशी भी होती है। आज हमने उनसे गुजारिश की, उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की है। उनसे ही जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, दुनिया को अमन की कितनी जरूरत है। वो बाहर मुल्क रह के क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अपने वतन का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम उन्हीं से जानेंगे। आए चलते हैं हसन रऊफ अवान साहब की तरफ। हसन साहब कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हसन साहब, सबसे पहले तो जरा ये जो हमारे सुनने वाले लोग हैं जी, उनके लिए आप जरा अपना मुख्तसर सा तारुफ बता दें, फिर आगे चलते हैं। ज़रूर। मैं जी हसन रऊफ़वान हूँ और मैं यहाँ पे यूनाइटेड साउथ एशिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जिसमें हम अमन की बात करते हैं और जनूबी एशिया के जो हमारे लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो हज़ारा पाकिस्तान से है और मेरी पैदाइश मानसरा की, और मैं यहाँ लंदन में क़याम पज़ीर हूँ। ये मुझे तो ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है? सर मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल। अच्छा, ये 21 साल की उम्र ये खेलने कूदने की होती है। आपकी उम्र के लोग इश्क विश्क कर रहे होते हैं, इन चक्रों में पड़े होते हैं। आपने अमन के हवाले से इतना बड़ा ख्वाब कैसे देखा और इसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कदम भी उठा ली? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सर जिस तरह आपने जिक्र किया ख्वाब का, तो मेरे ख्याल से बड़े ख्वाब देखना एक बहुत अच्छी बात है। और ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं अगर आप ख्वाबों के साथ एक मकसद को तयन ना करें और गोल ना रखें। तो जी, जब हमने ख्वाब देखा तो उसके अगले दिन हमने इसको स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा। इसको हमने अप्रूव कराया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, और आज यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकल के हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ से बाहर हम इवेंट कर रहे हैं। मैं स्पेशली तुर्की गया, इस्तांबुल, इसको वहाँ पे एक ब्रांच खोलने, पर वहाँ पे मसला ये था कि वहाँ पे हमारी कम्युनिटी इतनी नहीं है, तो वहाँ ठीक पे है। मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि वहाँ पे ये ब्रांच खुले। अब जो मेन मकसद जो है वो ये है कि अगर यूरोप जैसे जो है यूरोप के ममालिक, वो वर्ल्ड वॉर टू से बड़ी वॉर जो है कोई नहीं हो सकती मेरे ख्याल से आज के सदियों की। वो जी वॉर जी। लड़के अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, तो हम ये तीन जगह लड़के एक प्लेटफॉर्म पे काम क्यों नहीं कर सकते? देखें, वो बहुत एक अच्छा। फेमस saying है अंग्रेजी की कि जो पैसा है, ना वो मरे हुए बंदे में है, ना वो जिंदा बंदे में है। पैसा जो है वो बीमार बंदे में है। तो हम जो ठीक। लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम बीमार हैं, हम वॉर हिस्ट्री के शिकार हैं। जिस तरह बीमार को दवाइयां देते रहो तो काम चलता रहता है, इस तरह हमें असला बेचा जा रहा है और हमारा काम चल रहा है। और ये कुव्वत जो है, तीसरी कुव्वत को इससे फायदा हो रहा है। हमें सर ये ठीक है। समझना चाहिए कि हमारी 25% दुनिया की आबादी हम मुल्कों की है। अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लॉन्ग टर्म दूरंदेश अगर सोच रखें तो हम उस तरह कामयाब होंगे, क्योंकि सारा बजट जो पैसा जो है हमारे बच्चों पे लगना चाहिए, जो पैसा जो है हमारी तालीम पे लगना चाहिए, वो पैसा जी हमारी बंदूकों पे लग रहा है, वो पैसा हमारे बॉम्ब्स पे लग रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई तरक्की के अमकान होंगे। ठीक हो गया। यानी ये पड़ोसियों के हवाले से जो आपके जहन में था कि हमारे यहाँ जो हर वक्त एक टेंशन की फिजा रहती है, सरहदों पे भी रहती है, आपस में एक चपकलिश रहती है, बजाय इसके कि हमें जंग की तरफ जाना चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक समझो। अमन की तरफ जाना चाहिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो जनूबी एशिया है, ये दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है जो ऊपर जा रही है। ये फर्स्ट होनी चाहिए थी, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इसकी वजह यह है कि हमारा डिफेंस पे इतना बजट लग जाता है कि हम वो पैसा उस पर खर्च नहीं कर सकते। देखें, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो कुछ अरसा हुआ है, कुछ 70 साल हुए हैं, 80 साल हुए हैं कि हम आज़ाद हुए हैं। तो फिर तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल भी इतने साल पहले आज़ाद हुआ है, और आज उसको देखें वो किधर पहुंच गया है, और आज हमें देखें। मसला पता है क्या है? एक और मसला भी आमिर भाई, मैं इसराइल के कुछ लोगों से मिला, मुझे बड़ी नफरत थी उनसे, क्योंकि मैं सीरिया के लिए बड़ी आवाज़ उठाता था और अभी भी उठाता हूँ, ये फ़लस्तीन भाइयों के लिए, सबके लिए। मैं आपको उसके बारे में ठीक है। थोड़ा बताऊंगा। तो मुझे उनमें एक चीज़ सर नज़र आई, उनका बच्चा सर पैदा होता है, वो तीरंदाजी सीखता है। उनका बच्चा पैदा होता है, वो गोरंदाजी सीखता है। उनका बच्चा जब पैदा होता है वो तैराकी करता है।
ये काम हमारे करने के थे मुसलमानों के, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये 3 चीजें अपने बच्चे से कराओ। हम जो है ठीक है। वो ये काम छोड़ दिए हैं और वो दूसरी कुव्वत जो है वो कर रही है। मैं एक यहाँ पे प्रोफेसर से मिला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। उसने मुझे कहा ठीक है। कि आप कुरान पढ़ते हो सवाब के लिए, जो कि अच्छी बात है। हम कुरान पढ़ते हैं तहकीक के लिए, जो उससे भी अच्छी बात है। ठीक। तो हमें इन बहुत चीज़ों अच्छा। से दूरियां करके जो है, और दूसरा ये हमेशा याद रखिएगा, ये तीसरी कुव्वत जो है ये हमें लड़ा के खुद फायदा ले रही है। ना हमें लड़ने दे रही है, ना हमें अमन की तरफ कर रही है। हमने एक दरमियानी रास्ता पकड़ाया हुआ है कि भाई बॉर्डर पे टेंशन लगी रहे और दोनों मुल्क आगे ना जा सके। लेकिन आपको पता है कि यहाँ अगर कोई शख्स ऐसी आवाज उठाए हम्म, और वो ये कहे कि भाई हमारी अमन होना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, और पैसा जो है वो जंगों के बजाय दीगर कामों में लगना चाहिए, उसे तो गद्दार कहा जाता है। यानी आप इन इल्जामात के लिए और इन चीजों के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे? सर बिल्कुल तैयार हैं। मैंने कायद-ए-आज़म को बड़ा पढ़ा है। अगर इलामा इकबाल को गद्दार कहलाया जा सकता है, कायद-ए-आज़म को गद्दार कहलाया जा सकता है, फातिमा जिन्ना को गद्दार कहलाया जा सकता है, फैज़ को गद्दार कहलाया जा सकता है, तो फिर हम तो उनके पाँव की जो है मिट्टी भी नहीं है। और हमें ये कबूल है। देखिए, मुश्किल रास्ते पे चलना जो है, ये बेसिकली बड़ी बात होती है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, कल को ताकि जो हमारी नस्लें हैं, वो इस चीज़ को ना सहें। वो एक बहुत अच्छी सिंगापुर बात है। जी जी। सिंगापुर जैसा मुल्क बने, कि सिंगापुर वो मुल्क था जिसके पास 20 साल पहले कुछ नहीं था। आज वो दुनिया का सबसे महंगा मुल्क है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो हमें भी इसमें किरदार। सर मैं अभी फेसबुक ऑफिस था लंदन के, मेरा एक दोस्त काम करता है, बहुत बड़ा ऑफिस है। वहां पे मुझे 70% जो आवाम नजर आई वो मुझे साउथ इंडियंस नजर आई। अच्छा। साउथ इंडियंस, हर साउथ इंडियन, क्योंकि वो आईटी में बड़े आ गए हैं। ठीक है। तो अगर वो, अब उनको भी मौका नहीं मिल रहा उनके बकौल, कि यार जो पैसा आईटी पे लगना चाहिए इंडिया लगा तो रहा है, उस लिहाज से नहीं लगा रहा, वो जगहों पे लग रहा है और हम पीछे रह रहे हैं। अच्छा हसन भाई, आपकी तो बहुत अच्छी सोच भी है, बड़ा अच्छा काम है आपका। लेकिन एक चीज और है जो मैं यहाँ पूछना भी चाहूंगा, आप हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, आप उनको बताएं भी। यानी ये जो एक खास नुक्ते नजर है, इनके हवाले से एक बात उमूमन फैलाई जाती है कि यार ये तो मुल्क दुश्मन लोगों के हाथों पे खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये तो उनका नजरिया, उनकी सोच है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप वहां रह के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे करते हैं? सर सबसे पहली बात जो है, या अगर मैं अपना सवाल बदलूं, वो ये हो जाएगा कि नहीं सही, आपके वहां कितना टाइम हो गया आपका? मेरा सर दूसरा साल है, 2 साल हो गए। 2 साल। 2 सालों में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? सर हमारी यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटीज बनी हुई हैं। सबसे पहली अच्छा। बात सर, मुझे उर्दू से बड़ा लगाव है। उर्दू के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने काफी काम किया। ठीक सेंट्रल है। लंदन में, पाकिस्तान में उर्दू को निगलेक्ट किया जाता है, हमने लंदन में उर्दू को जिंदा रखा है। बहुत खूब। हम लंदन में उर्दू के बड़े बड़े इवेंट कराते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी मेरी ब्रिटिश जो सियासतदान हैं उनसे मेरी बात चल रही थी, और ग्रेट डिबेटर्स क्लब से, और हम स्पेसिफिकली कश्मीर जो इशू है उसको हम पीछे नहीं छोड़ ठीक है। सकते। चाहे हम जितनी अमन की बात करें, वो हमारे एक शेराग वाला इशू है। उसके लिए ठीक है। हमने कॉन्फ्रेंस करानी है, जो कि कोरोना की वजह से थोड़ी डिले हो रही है। तो उस पर अच्छा। सियासतदान जो है बरतानिया के काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनके जितने मसाइल होते हैं उसको हमारी कम्युनिटीज बड़ी हुई हैं जो डील करती हैं। और मेरी अच्छा। पर्सनली ये कोशिश होती है, अभी मैंने लास्ट इवेंट कराया, मैंने एक बिजनेसमैन बनाए जो 5 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, आज माशाल्लाह बड़ा कुछ है। तो इस तरह के लोग मैं बुलाता हूँ अपने यंगस्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली साउथ एशिया और पाकिस्तान के लिए, कि इन पे असर पड़े कि यार इन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की। तो ठीक है। इस तरह हम उस पर काम कर रहे हैं। और अच्छा मैं एक और जी बात जी जी आपको बता दूं कि जी जी। बिल्कुल हम अमन की बात करते हैं, पर जब पाकिस्तान की बात आती है तो अमन तो बिल्कुल हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है। पर हमारे रग में पाकिस्तानी खून दौड़ता है, इस तरह हिंदुस्तानी जो है उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ता है। तो पाकिस्तान ठीक हमारे है। लिए सबसे अबव है, और हिंदुस्तानी। तो मेरे ख्याल से गद्दारी का फतवा जो है कोई हम पे लगाए तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि नहीं, हम तो कहते हैं अल्लाह करे कोई भी ना लगाए। हम्म, वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, बेशक होना चाहिए। और बेशक दूसरी बात यह है कि अमन हर इंसान की जरूरत है, इंसान की भी नहीं, जानवरों की भी जरूरत है। बेशक। अमन होना चाहिए। अमन के हवाले से
लेकिन अमन के साथ साथ जो हमारे मुल्क की हदूद कुयूद है, हमें उनका ख्याल करते हुए अगर एक बिल्कुल काम करें बिल्कुल तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक जो सवाल है वो ये था कि आपके साथ जो इंडियन लोग हैं, जाहिर है कश्मीर में आज कर्फ्यू है, मोदी हुकूमत ने 370 और 35A का जो खात्मा किया, उसके बाद एक बिल्कुल कर्फ्यू का समा है, वहां पे कर्फ्यू है। और जो सियासी क़यादत थी, एक तो वो लोग हैं कि जो आज़ादी की बात कर रहे थे, एक वो हैं जो सियासी लीडर थे, जो बिल्कुल। इंडियन आइन के मातहत उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये जो कश्मीरी के मसाइल हैं कश्मीरियों के, इंडियन क्या सोचते हैं? मसलन जो आपके साथ दोस्त हैं, उनका कहना क्या है कि ये जुल्म हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्या होना चाहिए? सर मैं इस पे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस पे ठीक एक है, वीडियो पैगाम जारी करना चाह रहा हूँ हिंदुस्तानी दोस्तों का। यहाँ ठीक पे है, हमने ये कश्मीर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया। बहुत सारी जगह ये स्टार्ट हो रहा है, मेरी बड़ी बातचीत भी चलती है यहाँ पे जो कश्मीर फॉर्म्स हैं उनसे, जो उनके सदर हैं। इसमें ठीक हमारा है। जो हिंदुस्तानी सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, वो स्पेसिफिकली हमारे पास आया और उसने इस चीज में हाथ डाला कि हाँ भाई बिल्कुल ये स्टार्ट होनी चाहिए, और इसका हमारे पास प्रूफ है। मैं आपको, अगर आप चाहें तो आपके देखने वालों के लिए मैं आपको लिंक भेजूंगा, और उस लिंक में आप देख लीजिए कश्मीर सोसाइटी का पूरा प्लेटफॉर्म बना है, और अभी 1 महीना ही बना है। क्योंकि हम कश्मीरियों को पीछे नहीं छोड़ सकते सर, उनके नहीं, साथ। इंडियन जो आपके साथ हैं, उनका कहना क्या है? मैं उनके हवाले जैसा से मैंने बात कर आपको रहा बताया कि वो देखें, कुछ इंडियंस जो हैं उनका ब्रेन वॉश हुआ होता है, जो नए नए आते हूँ। हैं। ठीक इस तरह ठीक वो है, पाकिस्तानी भी जो नया नया आएगा उसका ब्रेन वॉश होगा। पर जब वो यहाँ पे आता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो समझ जाता है कि भाई बिल्कुल जाती हैं। और बजाते खुद मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे जितने भी आते हैं वो जरा तगड़ी फैमिलियों के आते हैं हिंदुस्तानी, ठीक है, और वो मोदी को सपोर्ट भी इतना नहीं करते हैं, और वो मोदी के बड़ा ठीक है, खिलाफ हैं। उनकी ठीक बड़े है। जारखाना रवैया है मोदी के खिलाफ। क्योंकि जितनी भी हिंदुस्तान की जो तगड़ी फैमिलीज हैं, ये गांधी के बड़े डीप सपोर्टर हैं। गांधी पैरोकार का हैं। भतीजा है, भांजा, वो इधर पढ़ता है हमारे साथ किंग्स कॉलेज लंदन में। तो वो सारे उनके साथ हैं, और बिल्कुल उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कश्मीर के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हिंदुस्तानी जो हैं वो उस चीज़ को गलत समझते हैं, और ना कि सिर्फ गलत समझते हैं बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। और मैं देखता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों पे जो जुल्म होता है उस पर आवाज़ उठाई थी। तबरेज़ अंसारी जो है, एक लड़का था हिंदुस्तान में, जिस पे जुल्म हुआ था, उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा के, बाइक चोरी का इल्ज़ाम जी, लगा जी, के उसको मार दिया था। मार दिए थे। उसको मार दिया था। उस पे सर इतना मैं हैरान हुआ कि हर मेरा जो हिंदुस्तानी दोस्त है उसकी आइडिया पे उसका जो है मजम्मत की हुई थी, और वो कह रहे थे कि इनको फांसी दी जाए। बेसिकली सर यानी हमारे वहाँ देश वहाँ के जो आपके लोग भी हैं, यानी वो आपके साथ वो भी अमन चाहते हैं, कश्मीर में, में भी हो। बिल्कुल सर, काफी लोग अमन चाहते हैं। देखें, काफी लोगों को दिल में गलत समझते हैं उसको, उसके ऊपर आवाज भी उठाते हैं। पर मैं समझता हूँ बहुत सी आबादी ऐसी है जो दिल में गलत समझती है, पर वो कुछ मजबूरियों की वजह से आवाज नहीं उठा सकती हिंदुस्तान में, वो गलत समझती है। ठीक है, पर जो यहाँ पे हैं वो बिल्कुल आवाज भी उठाते हैं, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि वो बाकायदा पोस्टें करते हैं कि भाई ये बहुत गलत चीज है। और हमारे जो मिसाल जो कश्मीर पे फॉर्म होते हैं उसमें इंडियंस आए होते हैं, हमारे साथ खाना ठीक है। खाते हैं, वो इंडियंस आए होते हैं। और कश्मीरियों के यहाँ पे तो बेहतरीन दोस्त भी हिंदुस्तानी काफी हैं। अच्छा, सर अच्छा, ये अच्छा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, ये हमारा जी, कॉन्सेप्ट, ये पीपल टू पीपल कॉन्सेप्ट है। और कुछ अर्सा पहले मैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनके बेटे के साथ में बैठा हुआ था, और मैं अपने एक दोस्त हिंदुस्तान में बात कर रहा था। तो उसका भाई, छोटा भाई, उसको पीछे से तंग कर रहा था ना, हम वीडियो कॉल पे थे। तो मैंने कहा इन दोनों की आपस में बात कराते हैं, देखते हैं क्या था उस रात। तो मुझे छोटा कहने लगा, कहता है अंकल इसको तो हिंदी आती है, तो मैं इससे किस तरह बात करूं? अच्छा। तो मैंने चुप कर गया, मैंने कहा बात करो। सर वो घंटा बात करते रहे और मुझे नहीं समझ आई कौन हिंदी बोल रहा है कौन उर्दू बोल रहा है, वो गुम हो ठीक गया है, बातों में। तो कहने का ठीक मकसद है। ये है, ये दूरियां अब खत्म की जाएं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम इसी तरह जो है एक दूसरे को मारते रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुल्म करते रहेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि यूरोप की तरह, ये नहीं है कि बॉर्डर जो है वो हटा दें। हर कंट्री का अपना डिफेंस है, हमारी फौज है, उनकी फौज उनकी फौज है। पर हम एक दूसरे को तंग किए बगैर आगे चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं, एक दूसरे के बच्चों के लिए कोई काम कर सकते हैं। अभी वो हिंदुस्तानी वो चांद पे जा रहे थे, तो वो जब फेल हो गए तो वो हंसने पड़ गए। अब ये हमारी सोच है, भाई वो आज नहीं है तो कल पहुंचेंगे। इस जी, तरह हम भी कोई काम कर रहे हैं, अगर आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम उसको एक जगह अपील करेंगे, उस जगह उसको अकम्प्लिश करेंगे। तो
मेरा ये ख्याल है कि लोगों के जहन में भी हम एक अवेयरनेस डाल रहे हैं कि भाई एक मिलजुल के काम करें और एक तरक्की की राह पर गामजन हो। ये हमारे दोनों ममालिक के लिए बेहतरी का जो है वो जरिया है, और ना सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बल्कि जितना खिता है उसके लिए भी जो है बेहतरी का एक जरिया बहुत शुक्रिया, है। आपने अपना कीमती वक्त दिया।